जनजाति आयोग की सदस्य ने अधिकारियों के साथ की पहली बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। बौंसी प्रखंड की सिंचाई विभाग, राज्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य व भूतपूर्व राजद विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य रूप से जनजाति समाज को मिलने वाली सुविधाएं एवं उनके द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से अवगत हुई। साथ ही बताया कि प्रखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए जल्द ही आवासीय विद्यालय खुलवाने का काम किया जाएगा, ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी न हो। मौके पर अनुसूचित जनजाति आयोग बिहार के सदस्य सह कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने बताया कि जिले में अनुसूचित जनजाति के समाज के लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, एक भी परिवार सरकार की योजनाओं से छूटे नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अनुसूचित जनजाति के लिए इंदिरा आवास, राशन कार्ड आदि लाभकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। मैडम ने सभी विभागों के सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने आप में सुधार लाने को कही। मौके पर मौजूद जिला के कल्याण पदाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, बौंसी थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय, अंचलाधिकारी विजय कुमार, बंधुआ कुरवा थाना प्रभारी मंटू कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार दास, मीडिया प्रभारी कन्हैया कुमार एवं कई पदाधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक समापन के बाद मैडम सरवा पंचायत के पोस्त मारा गांव के मैदान में पहुंची, जहां के आदिवासियों ने आदिवासी रीति रिवाज से भव्य स्वागत किया। साथ में फुटबॉल खेल में भाग लेकर अपने समुदाय के लोगों के बीच अपना पहचान जोड़ी। अन्य लोगों के साथ अगर बिचौलिए बीच में आते हैं तो उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके वैसे बिचौलियों को सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का सवाल है। सरकार तत्पर है, जनताओं के लिए प्रयास करती है यथासंभव कि जनता का समस्या का समाधान हो, लेकिन अगर बीच में बिचौलिया आते हैं तो सरकार को उस पर निगरानी रखनी चाहिए। और यहाँ के तमाम आम जनताओं से भी मैं अनुरोध करूँगी कि आज मैं अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य होने के नाते यहाँ की जितनी भी नागरिक हैं, जनता है, उन सबों से अनुरोध करूँगी वैसे बिचौलियों से आप बचें, जनताओं को बचाइए, ताकि समस्या का समाधान हो और सरकार का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ते जाए। ये देखा जाए कि जैसे गेहूं, मसूर, चना जो वितरण हुआ वो कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिला या ना मिला? अभी हमने खुद सवाल किया, वीडियो साहब से भी सवाल किया, उनके पास आंकड़ा तो है। उन्होंने कहा है कि आपको हम अद्यतन रिपोर्ट दे देंगे किन किन जातियों को कितना मिला है, नाम तो होगा उनके पास। और उनसे कहा भी है कि हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग जो जाएंगे उनको दरकिनार ना किया जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज तमाम प्रखंड स्तरीय अधिकारी आए हुए थे, उसमें 2-3 की अनुपस्थिति थी। बिहार में भी लोग आए हुए थे और आप शुरू से अभी तक देख ही रहे थे कि हमने क्या किया और किस किस विषय पर, किन बिंदुओं पर हमने समीक्षात्मक बैठक की जनताओं के साथ में। और विशेष अनुसूचित जनजाति का जो मामला था, विशेष यहाँ बौंसी प्रखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है सुखाड़ से, आपका 3 पंचायत जो वंचित रह गया है, वो अनुसूचित जनजातियों का बहुल क्षेत्र भी है और सुखाड़ सर्वे में वंचित रह गया है। हमने अधिकारियों को कह भी दिया है, हमारा निर्देश भी हुआ है, अगर किसी कारणवश वो वंचित रहा होगा, आप इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जनजातियों को जो लाभ मिलना चाहिए, वाकई में सुखाड़ से लोग त्रस्त हैं और आप जानते ही हैं कि अनुसूचित जनजाति के पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। उसकी समस्या के समाधान के लिए हमने BDO CO से भी बात की पूरे प्रखंड के अंदर। जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को हमारी ओर से शुभकामनाएं है। मैं आई हूँ सदस्य होने के नाते आप लोगों के बीच में, अनुसूचित जनजाति पहली बार। ऐसे तो मैं पूर्व विधायक इस विधानसभा क्षेत्र की, और हमारा सरकारी कार्यक्रम के तहत आज हमने ये प्रोग्राम लिया है।
मैं आग्रह करूंगी जो भी समस्या हो जनताओं का वो हम तक पहुंच जाए। उस समस्या का समाधान जहां तक हमसे बन पड़ेगा मैं उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। बांका पुलिस ने शहर के तारा मंदिर के पास से टाइगर मोबाइल से पिस्टल छीनने वाले को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को बांका पुलिस ने शहर के तारा मंदिर के समीप से मोबाइल टाइगर से छीनी गई सरकारी पिस्टल के साथ एक अपराधी लाल मोहन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ पूर्व से ही मारपीट का मामला दर्ज है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था, जिसके आधार पर लाल मोहन की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को अमरपुर थाने के मोबाइल टाइगर पुलिस पहुंची थी। लेकिन आरोपों ने ग्रामीणों के पुलिस जवान पर हमला करते हुए 2 पिस्टल और 2 मोबाइल छीन लिए थे, जिसके बाद टाइगर पुलिस जवान के द्वारा अमरपुर थाने में मामले की 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बांका आईटी सेल सक्रिय है, जिसके लोकेशंस के आधार पर लाल मोहन गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि लाल मोहन एक शातिर अपराधी है, जो पिस्टल और मोबाइल खोलने के बाद प्रत्येक आधे घंटे में अपना ठिकाना बदल रहा था और अंततः शुक्रवार को वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी करने की टीम में बांका थाना के एसआई छोटू कुमार, एसआई शिव कुमार सुमन, एएसआई विजय कुमार सिंह, एएसआई दीप नारायण यादव एवं एएसआई के झा ने दबिश देकर लाल मोहन गोस्वामी को छीने गए एक सरकारी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पीवीएस कॉलेज में यूजीसी सेटलमेंट को लेकर चल रहे विवाद की जांच करने पहुंचे रजिस्ट्रार। बांका के एकमात्र अंगीभूत कॉलेज में यूजीसी सेटलमेंट में गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद की जांच करने शुक्रवार को विश्वविद्यालय भागलपुर के रजिस्ट्रार डॉक्टर वर्जेश नंदन कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्य की टीम पहुंची थी। इस टीम में रजिस्ट्रार के अलावा एचओडी डॉक्टर अतुल चंद्र घोष एवं इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स प्रोफेसर संजय कुमार झा शामिल थे। टीम ने यूजीसी सेटलमेंट की प्रगति की गहन समीक्षा की, साथ ही उन्होंने कॉलेज के अन्य विकास कार्यों व वास्तविक स्थिति का भी मुआयना किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर वर्जेश नंदन ने बताया कि यूजीसी सेटलमेंट के लिए कॉलेज में टीम गठित कर दी गई है, जो लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं और जल्दी इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को समर्पित करेंगे। वहीं उन्होंने कॉलेज की विद्या व्यवस्था और विकास को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर के बीच तालमेल नहीं रहने से यहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न है। वहीं कई कॉलेज कर्मियों ने वर्षर सुमन कुमार के खिलाफ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। इस पर उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं पिछले दिनों जांच परीक्षा के दौरान वर्षर के दौरान छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर से जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के विकास के लिए कॉलेज विकास समिति से बैठक का एजेंडा तैयार करते हुए प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके बाद कॉलेज को और अधिक विकसित किया जाएगा। उन्होंने यहाँ भूमिदाता की प्रतिमा की उपेक्षा किए जाने की बात बताते हुए कॉलेज प्रबंधन को नई प्रतिमा लाने एवं वहां पर निर्माण करने का निर्देश जारी किया है। क्या क्या सर अवलोकन किया गया? यहाँ कुलपति महोदय के आदेशानुसार हम लोग यहाँ विजिट करने आए और विजिट करने के क्रम में हमारे साथ कॉलेज इंस्पेक्टर आर्ट्स एंड साइंस डीसी साहब जो हैं, फिर हमारे पीए प्रमोद बाबू हैं। हम लोग जो है इंस्पेक्शन करने आए, जिस मैटर के लिए हम लोग यहाँ आए, जो आक्रोश था प्राचार्य का कि मैं यहाँ का प्रभारी नहीं रहूँगा, तो हमने उसका बारीकी से अध्ययन किया है। फिर कुछ शिकायत मिली है यहाँ के बरसर का, उसका भी हमने बारीकी से अध्ययन किया है हम लोगों ने। और जितनी बारीकी से हमने अध्ययन किया है उतनी बारीकी से हम लोग तीनों मिल करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और कुलपति महोदय को उस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। अब रही बात कि यहाँ क्या क्या आपने देखा, क्या क्या हमने देखा, तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि कोई विधि व्यवस्था यहाँ नहीं है, बाउंड्री नहीं है, कोई मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं है। पता चला कि यहाँ लोकल लोग ज़्यादा हावी हैं, बाउंड्री नहीं रहने के कारण रास्ता बना हुआ है। हमने ये पाया कि जिस महानुभाव ने इतना बड़ा ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन को डोनेट किया है, वो उसमें जिनकी मूर्ति लगी हुई है वो मेंटेन नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। हमने बरसर और प्रिंसिपल अकाउंटेंट को और टीचर को हमने ये निर्देश दिया है कि आप लोग जितना जल्द हो सके वैसे व्यक्ति की प्रतिमा को ठीक रखें, इज्जत दें, सम्मान दें और एक पार्क का डेवलप करें, ताकि दूर से लोग देखने में ये कहे कि इन्होंने ही इस ज़मीन को डोनेट किया है। अगर उनकी सेवा नहीं होगी, जिसने इतना बड़ा कैंपस आज के डेट में 1 कट्ठा ज़मीन कोई देने के लिए तैयार नहीं है,
कैसे वो लोग थे जो इतने बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े को वो डोनेट कर दिए यहाँ के लोकल विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए, और वो मूर्ति अपेक्षित है, वो मूर्ति जो है वो मेंटेन नहीं है उनका पार्क। तो ये बहुत दुखद बात है। बहुत छोटा पार्क है, इसको कॉलेज इतना गरीब नहीं है कि एक छोटी सी मूर्ति और जो पार्क बना हुआ है उसको मेंटेन नहीं कर सकता है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। चाहे इसमें जो भी दोषी हों, हम उनसे तो पूछेंगे ही वीसी साहब के आदेशानुसार। सर पिछले दिनों जो कुलपति साहब का आगमन हुआ था उसमें यूजीसी सेटलमेंट की कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे, कहाँ तक हो पाया? कुलपति महोदय हमारे कॉमर्स के उद्भट विद्वान हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत जानकार हैं, और यूजीसी जो है हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार कुलपति महोदय को यहाँ आना पड़ा, इसलिए कि यूजीसी में जो हम लोग को सबमिट करना था, महाविद्यालय के द्वारा सबमिट करना था, नहीं हो पाया। तो महाविद्यालय इसके लिए दोषी है, समय पर यूटिलाइजेशन नहीं भेज सका। नतीजा है कि यूजीसी को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और हाई कोर्ट के आदेशानुसार ही विश्वविद्यालय जितने भी बिहार में या भारत में जितने भी बिहार में विश्वविद्यालय हैं, सबको निर्देश दिया गया कि अविलंब आप जो है अपना जमा करें, नहीं तो रजिस्ट्रार कुलपति पर कार्रवाई होगी। कुलपति महोदय ने कॉलेज को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई करेंगे, और हमने सैलरी रोका भी है। अब उम्मीद अभी हम जो पता किए तो मालूम हुआ कि अब जो है हम लोग सुधार रहे हैं, हम जल्द ही यूजीसी को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये जानकर खुशी हुई कि कुलपति महोदय के आगमन के बाद बहुत ही सुधार हुआ, खास करके यूजीसी सेटलमेंट के लिए। सर पिछले दिनों जो सर का आगमन हुआ था, एक आंतरिक परीक्षा के दरमियान बरसर के द्वारा जो है एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, इसकी शिकायत भी की गई थी छात्र संघ के नेताओं द्वारा, उस पर सर क्या कार्रवाई हो रही है? छात्र संघ के नेताओं के द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर कुलपति महोदय अभी उस पर तैयारी से रिसर्च कर रहे हैं कि सच्चाई इसमें क्या है। ऐसा नहीं है कि छात्र नेता जो है, वीडियो में सर स्पष्ट दिख रहा था कि छात्र नेता जो है गलत आरोप लगाए हों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वीडियो का जो है सर्वे चल रहा है कि उसमें सच्चाई कहाँ तक है, और ऐसा नहीं है कि एक तरफा देख करके मान लें कि छात्र नेता कहे, तो छात्र नेता को भी झूठ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो जब वीडियो बना के भेज दिए हैं तो उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर है। तो कुलपति महोदय का कहना है कि हम एक टीम गठित करके और हम इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे और आगे का काम करेंगे। गणित और विज्ञान विषयों में बेहतर करने के लिए तकनीकी टिप्स से वाकिफ हुए 9वीं और 12वीं की 200 छात्र छात्राएं। शहर के एसएस बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड की 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आगाज किया गया है, जिसका उद्घाटन डीपीओ दीपक कुमार ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को इस ओलंपियाड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। एसएस के संभाग प्रभारी सर्वेश कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इसकी तकनीकी पहलुओं से छात्र छात्राओं को वाकिफ कराया। साधन से भी डॉक्टर रमेश कुमार झा ने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड परीक्षा के सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। वही संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विषय के ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेने की पंजीकरण शुल्क, परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप, उसमें आने वाली कठिनाई स्तर की विशेष रूप से चर्चा की गई। शनिवार को यहां 1 से 7वीं तक के बच्चों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है। मौके पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय की विज्ञान शिक्षक विजय कुमार, डाइट बांका की विख्याता डॉक्टर कुमारी विनीता, डॉक्टर झा एवं अन्य लोग मौजूद थे। वह इस कार्यशाला के पहले दिन 9वीं से 12वीं के करीब 200 छात्र छात्राएं शामिल रहे। बच्चों को बताया गया। आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लगभग 200 बच्चों की मैथ्स और साइंस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक एवं समग्र शिक्षा अभियान दीपक कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में साधन सेवी के रूप में मेरे साथ सिमुलतला आवासीय विद्यालय के +2 शिक्षक विजय कुमार और डाइट बांका की व्याख्याता कुमारी विनीता और सोनी कुमारी थी, और साथ ही कार्यक्रम के संचालन में अमन जी, अरुण कुमार अमन और दीपक जी जो साइंस फॉर सोसाइटी से हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। इसमें आज 4 तकनीकी सत्रों में
बच्चों को जानकारी दी गई, जिसमें पहले तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए मैंने बताया कि मैथ्स और साइंस ओलंपियाड क्या है और इसमें बच्चे कैसे अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और विशेषकर इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के 6 स्टेजेस के बारे में जानकारी दी गई। सभी स्टेजेस पर जो प्रश्न के कठिनाई के स्तर हैं, प्रश्नों की जो संख्या है और परीक्षा की अवधि है, उसके बारे में विस्तार से बच्चों को जानकारी दी गई।